अब देखेंगे 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और परिणाम। इससे पहले के सभी वीडियोस अपलोड है, आपने नहीं देखे ज़रूर देख ले। तो आज के इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार आप सभी का कबीर क्लासेस परिवार के अंदर स्वागत करता हूं। तो आज हम इसके अंदर जो 1857 की क्रांति स्वरूप, कारण और उसके परिणामों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त होती रहे। देखो, वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा चेंजेस जो किया है, तो इस तरीके के वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके मन में जो आता वो कमेंट करें। अच्छा लग रहा तो अच्छा लिखिए और ख़राब लग रहा तो ख़राब लिख करके भी ज़रूर करें। प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि इसमें निरंतर सुधार किया जाए। तो इसमें देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आते ही आर्थिक शोषण और राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था। अब कंपनी आई कब से थी? जो 1757 से लगा करके 1857 यानी 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध से जो कंपनी ने भारत के अंदर क्या था, राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। तो इससे बाद में धीरे धीरे कंपनी ने भारत के अंदर जो अपनी आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक जो शोषण की नीति और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो शासकों के स्थानीय मामलों में जो हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया था, उसके कारण भारत का जो हर वर्ग है वो उसका क्या हो गया था, विरोधी बन गया था। और इसी विरोधी वर्ग बनने के कारण ही अंग्रेजों को क्या हुआ था, एकाएक जो क्रांति के रूप में इनका सामना करना पड़ा था। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसमें सभी बातें थी। इनकी हर नीति का उद्देश्य, किसकी, अंग्रेजों की हर नीति का उद्देश्य क्या था, धन की प्राप्ति और साम्राज्य का विस्तार। तो इसके लिए क्या करेंगे, धन की प्राप्ति कब होगी, जब क्या करेंगे, ये भारतीयों का शोषण करेंगे, उन पर कर बढ़ाएंगे और जो भारतीय जमींदार वर्ग है, शासक वर्ग है, उनके अधिकारों के अंदर क्या करेंगे, कमी करेंगे और अपने अधिकारों की वृद्धि करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो राज्य उसके आंतरिक मामलों के अंदर क्या करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उनसे ऐसी नीतियाँ बनवानी पड़ेगी जो अंग्रेजों के लिए, उनके व्यापार के लिए क्या हो, लाभप्रद हो। तो इसके लिए उन्होंने अनुचित तरीके से इन शासकों के स्थानीय मामलों में क्या किया, हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था, जिससे उनकी दिनों दिन करों की मांग भी क्या हो गई, बढ़ती गई। और जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था को भी क्या किया, इन्होंने भंग कर दिया गया। इसके इस कलुषित उद्देश्य से भारतीयों में भय यानी डर व असंतोष का बढ़ता ही चला गया कि अंग्रेज इस तरीके से धीरे धीरे हमें क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्योंकि इसके इस प्रकार की बातों से जो भारतीयों को क्या कर दिया, हिलाकर रख दिया और इन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति एक विद्रोह की भावना पलवित कर दी थी। इसमें चाहे सैनिक वर्ग हो, चाहे किसान हो, सभी वर्गों के साथ अंग्रेजों ने क्या किया था, इस असंतोष को जन्म दिया था, जिसमें लाखों लाख किसान, दस्तकार, सिपाही, ये सभी एक साल से भी अधिक समय तक अंग्रेजों से क्या हुए, लड़ते रहे और अपनी मिसाल, वीरता और बलिदान से उन्होंने भारतीय जनता का जो इतिहास है, एक शानदार इतिहास को निर्मित किया था, जिसके बारे में हम देखेंगे। ये भारतीयों के असंतोष को भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग रूप से प्रकट हो रहे थे। ये अलग अलग रूप से हर जगह, इनमें कुछ ऐसा नहीं कि ये एकाएक तरीके से ये विद्रोह यहीं खड़े हुए। इससे पहले भी पुराने समय से भी, काफ़ी समय से, जब क्रांति से पहले भी क्या होते थे, ये विद्रोह चल रहे थे और अलग अलग जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ क्या थे, भारतीय लोग विद्रोह कर रहे थे। जिसमें प्रमुख विद्रोह के अंदर देखेंगे, देखो ये मुख्य रूप से सिपाहियों के रूप में ही शुरुआत हुई थी। क्योंकि अंग्रेजों के साथ में जब सबसे ज़्यादा किसकी चलते, सिपाहियों ने, जिन्होंने अंग्रेजों के लिए क्या था, अपना खून पसीना तक बहाया था, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें दिया कुछ भी नहीं था। तो उनके आंतरिक मामलों में बहुत बड़ा हस्तक्षेप किया था। तो इससे क्या था, ये सैनिक वर्ग अंग्रेजों से क्या हो गया था, रुष्ट हो गया था। और सबसे ज़्यादा जो विद्रोह है वो इन्हीं सैनिक वर्ग ने किया था। और इसकी शुरुआत कब हो चुकी थी, इसकी शुरुआत 1764 में हो चुकी थी। जो 1764 के अंदर बंगाल के अंदर जो सिपाही विद्रोह हुआ था। हालांकि इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, इन विद्रोहों को बड़ी क्रूरता से दबा दिया। यानी उस समय भी जो 30 सिपाहियों को क्या था, तोप के मुंह के ऊपर बांध कर उड़ा दिया था, इस तरीके से क्रूरता। फिर 1806 में वेलोर के अंदर सिपाहियों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने फिर से इस विद्रोह को बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से हिंसा के माध्यम से दगा दिया और सैकड़ों की संख्या में सिपाहियों को मौत के घाट इसमें उतार दिया। इसके बाद 1824 में बैरकपुर के अंदर सिपाहियों ने क्या किया, फिर से विद्रोह कर दिया। यानी यहाँ की बैरकपुर की जो 47वीं रेजिमेंट है, उसने समुद्री रास्ते से बर्मा जाने से क्या कर लिया, इनकार कर दिया।
42 में कहाँ पर फिरोजपुर के अंदर विद्रोह की शुरुआत हुई। वहाँ की 34वीं रेजिमेंट ने क्या कर दिया, विद्रोह कर लिया और अपने जो आदेश उस आदेश को क्या कर दिया, मानने से इनकार कर दिया था। 1849 में 7वीं बंगाल कैवलरी ने विद्रोह कर दिया। तो इस तरीके से जो सेना के अंदर धीरे धीरे विद्रोह किसके लिए हो रहे थे, ये छोटी बड़ी चीज़ों के लिए, जैसे उनका वेतन था, उनका बट्टा था, इनके कारण ये विद्रोह हो रहे थे। और 1855-56 के अंदर जो संथाल जनजाति है उन्होंने भी क्या कर दिया, विद्रोह। तो इस तरीके से धीरे धीरे हर वर्ग असंतोष में था। यानी अब अंग्रेजों का वही वर्ग शत्रु बन गया था जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य का भारत के अंदर विस्तार और स्थायित्व प्रदान किया था। इसी प्रकार 1816 में बरेली में उपद्रव हुआ। 1831 से 33 में कोल जाति का, जो आगे हम अगले अध्याय के अंदर इनके बारे में पूरा संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। 1848 में कांगड़ा में विद्रोह हुआ और 1855 में ये संथाल, ये जनजातीय विद्रोह थे। ये सब विद्रोह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों के कारण हुए। यानी इनके लिए कोई स्वतंत्रता मायने नहीं रखती थी, इनको कोई राजनीतिक चाहत नहीं थी, इनके लिए कुछ छोटे मोटे मामले थे जिनके कारण अंग्रेजी हस्तक्षेप और शोषण के कारण ये धीरे धीरे विद्रोह कर उठे। धीरे धीरे सुलगती हुई आग 1857 में धधक उठी और उसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला कर रख दिया। यानी इस समय तक क्या था, बारूद का ढेर तैयार हो रहा था जिसमें केवल तिल्ली यानी चिंगारी लगाने की आवश्यकता थी। जब 1857 में जो चिंगारी लगाई तो इससे क्या हुआ, व्यापक, ये बड़े मात्रा में क्या हुआ, ये आंदोलन उठ खड़ा हुआ। अब देखेंगे इस 1857 की क्रांति के कारण मुख्य रूप से, इसके बहुत ही थोड़ा मैं विस्तृत इसमें करूंगा, थोड़ा आप समय, लेकिन धैर्यपूर्वक आप वीडियो को पूरा अंत तक सुने, स्किप ना करें, ताकि हर चीज़ आपके, एक एक चीज़ आपके दिमाग के अंदर बैठ सके। तो कुछ देखो इसमें बात करेंगे इतिहास का। कुछ इतिहासकारों ने इसे सैनिक असंतोष और चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम का सबसे मुख्य कारण बताया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसा कि मैंने अभी हमने ऊपर के जो पढ़े थे, धीरे धीरे ये तो सैनिक वर्ग के बारे में और जनजाति वर्ग के बारे में पढ़ा। भारत का हर वर्ग इनसे अंग्रेजों, चाहे वो जमींदार वर्ग हो, चाहे शासक वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, ये सभी के सभी वर्ग अंग्रेजों की नीतियों से क्या थे, संतुष्ट नहीं थे, उसमें असंतोष की भावना का था। और जब उनको जरूरत पड़ी तब उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह, यानी जैसा अनुकूल माहौल मिला। लेकिन ये तो एक केवल एक चिंगारी थी, कौन सी, ये जो सैनिक असंतोष और चर्बी वाले कारतूसों की भावना, जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों को जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए उसमें आग लगा दी, यानी उसमें तिल्ली का कार्य, चिंगारी लगाने का कार्य किया। दावाग्नल, जो जंगलों के अंदर बड़ी आग लगती है उसे दावाग्नल के नाम से जाना जाता है। अब देखो इनके हम कारणों को थोड़ा अलग अलग कारणों से देखेंगे। जैसे ऊपर जो अभी कारण आए उस कारणों के बारे में अगर मैं आपको डिस्कस कर दूं, जैसे ऊपर अभी थोड़ा सा इसकी हमने भूमिका देखी है, इन भूमिका के बारे में ही देखें तो इससे क्या था, जो संचित असंतोष था, किसमें, जनता के अंदर जो संचित असंतोष था, और वो जनता क्या करती थी, विदेशी शासन के प्रति घृणा करती थी। और इन घृणा का ही ये परिणाम था कि जब ये मौका मिला लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। अब देखेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार की नीति से भारतीय रियासतों पर प्रभावशाली क्या कर दिया था, नियंत्रण स्थापित कर दिया। और धीरे धीरे इन्हें समाप्त करने की नीति में लॉर्ड वेलेस्ली के अधीन सहायक संधि के रूप में निश्चित आकार ले लिया था। यानी अब धीरे धीरे क्या थे, अंग्रेजों ने भारत के अंदर जैसे जैसे इनकी स्थिति मजबूत होती जा रही थी, उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे भारत का जो शासन है या उस साम्राज्य, उस पर अपना अधिकार करना प्रारंभ कर लिया था। तो इस तरीके इसने जो सहायक संधि के माध्यम से भारतीय शासकों को के साथ में उन्हें संधि करने के लिए विवश किया और उन्हीं के खर्चे पर वहाँ पर स्थानीय शासकों के यहाँ पर उनकी राजधानियों के अंदर अपनी सेना रख करके महत्वपूर्ण जो राजनीतिक केंद्र थे भारतीय शक्ति के, वहाँ पर अपना क्या कर लिया था, नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इन जो शासकों पर अपना दबाव डाल करके अपने मन माफिक कानून और नीतियों का निर्माण इन्होंने करवाया था। इसके लिए उन्होंने एक रेजिडेंट की नियुक्ति हर रियासत के अंदर की थी, जो अंग्रेजों के अनुकूल नीतियाँ बनवाती थी और उनके विरुद्ध कोई भी नीति बनने से रोकती थी। यानी जो इन राज्यों के आंतरिक मामलों में ये क्या करते थे, हस्तक्षेप करते थे। लेकिन अधिकांश राजनीतिक कांड डलहौजी के शासनकाल में व्यापक था, जिससे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने नहीं देखा, जिससे पहले वीडियो अपलोड हो चुका, उसमें आप देख ले, विस्तृत तरीके से मैंने इसमें बताया है। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से उसने झांसी है, नागपुर, उदयपुर, सतारा, ये बघाट है, निजाम, मैसूर, मराठा,
इन सभी को क्या कर दिया था, रुष्ट कर दिया था। यानी इनका राज्य क्या कर दिया था अंग्रेजों ने, जैसे झांसी, नागपुर आदि सब का, मैसूर, मराठा, अवध, इन सब का राज्य अपने राज्य के अंदर शामिल कर दिया। बाकी सबका तो राज्य इस अंग्रेजों ने क्या किया था, जो अपना व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत एक सिद्धांत लेकर आया था, गोद निषेध। तो गोद निषेध प्रथा के माध्यम से इनका राज्य समाप्त किया। लेकिन अवध का तो वेद उत्तराधिकारी था, लेकिन वहाँ पर अवध के ऊपर क्या था, कुशासन का बहाना लगाया। कुप्रबंधन और शासन और जमींदारों द्वारा सही तरीके से शासन नहीं करने का बहाना लगा करके क्या किया था, अंग्रेजों ने इसका विलय कर दिया। क्योंकि ये हमेशा से ही अवध अंग्रेजों का क्या रहा, वफादार रहा था, और इससे अवध के सैनिकों में क्या हो गया, तीव्र विरोध हो गया। अब देखो था क्या, धीरे धीरे थोड़े इस बात को करेंगे, अवध की ही बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया अवध की थी। क्योंकि ये तो अंग्रेज़ों के से शुरुआत से ही मदद कर रहा। अंग्रेज़ों के साथ में इन्होंने 1801 ईस्वी के अंदर क्या कर ली थी, सहायक संधि भी कर ली थी। और जब तक मराठे पराजित नहीं हुए थे तब अंग्रेज़ों ने क्या किया था, इसका एक बफर राज्य के रूप में इसको प्रयोग में लिया था। लेकिन जब अंग्रेज़ों का इन मराठों आदि पर अधिकार हो गया और दिल्ली तक ये पहुंच गए, तब क्या हुआ था, इस राज्य को अपने अधिकार में करने के लिए अंग्रेज उतावले हो चुके थे और उन्होंने किसी तरीके से इसके ऊपर दबाव डाल करके क्या कर लिया, इस राज्य का जो विलय है वो अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर कर दिया। तो जो इस समय जो यहाँ के सिपाही थे, अंग्रेजी सेना के अंदर लगभग 75,000 सिपाही अवध के थे। तो उनमें क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति असंतोष व्याप्त हुआ, और वो भी क्या थे, मौके की ही तलाश में लेते। इसके अलावा यहाँ से अवध के अधिकरण से क्या हो गया, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा वहाँ की सेना पर, क्योंकि अवध की सेना भंग कर दी गई थी। इसके अलावा जो राज परिवार से अनेक व्यक्ति जुड़े हुए थे और वो अपनी आय चलाया करते थे, अपना गुजार, तो वो सारे व्यक्ति क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। और अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, जो आरोप लगाया था कुप्रबंध और तालुकदारों का के दमन से मुक्ति का, लेकिन अंग्रेज इसके बाद में क्या, अंग्रेजों का दमन चक्र इनसे भी ज़्यादा चला। उन्होंने भू राजस्व बढ़ा दिया, खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स आदि सब पर बढ़ा दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ असंतोष सबसे ज़्यादा था। अंग्रेजों ने कई भारतीय जमींदारों के साथ में अपमानजनक व्यवहार किया और उनकी ज़मीन छीन करके क्या कर दिया, उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इसको नाराज़ कर दिया था। तो इसमें से देखो क्यों नाराज़ कर दिया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि यह उसकी जो अधिक से अधिक अंग्रेज क्या थे, हम भारतीयों का शोषण करना चाहते थे और अधिक से अधिक वो धन हड़पना चाहते थे। और इस कारण ये जमींदार वर्ग इसके क्या था, बीच में उनके मुख्य अड़चन थे और इसमें से काफ़ी हिस्सा ये जमींदार वर्ग भी हड़प लेता था। अंग्रेज चाहते थे इन मीडियन को हटा करके वो सारा हिस्सा क्या करे, वो ही प्राप्त कर ले। और लगभग इनकी संख्या कितनी थी, 21,000 के आसपास ये जमींदार वर्ग था, जो अपनी खोई जागीर और सामाजिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए बेचैन हो उठे। और ये अंग्रेजी शासन के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन यही बन गए थे। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय मुसलमान। भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से इस कारण नाराज थे क्योंकि वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के प्रति अपमानजनक व्यवहार करते थे। कौन करते थे, अंग्रेज करते थे। अब देखो इसके लिए अपमानजनक कैसे, बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात बादशाह को समाप्त करने की घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने कर दी, लॉर्ड कैनिंग ने कर दी थी। अब देखो यहाँ अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत ही चतुराईपूर्ण तरीके से यहाँ इनके साथ में मुगल बादशाह के साथ में क्या किया था, अंग्रेजों ने जो छल के माध्यम से षड्यंत्र रचा था, जिसमें बार बार इनके साथ में क्या किए थे, बाकी जैसे रियासतों और शासकों के साथ समझौते तोड़े गए, वैसे यहाँ भी इनके साथ भी क्या किया, अंग्रेजों ने अपने समझौते तोड़े थे। एलनबरो द्वारा बादशाह को भेंट देनी बंद कर दी और सिखों से उनका क्या कर दिया, नाफ हटा दिया। जबकि डलहौजी द्वारा लाल किले को खाली करने की बात, यानी डलहौजी ने कह दिया कि आप लाल किले को खाली करके कुतुब मीनार के पास जाकर के एक छोटे से जो किला है वहाँ पर जाकर के आप रहिए। तो इस तरीके की बातों से क्या हुआ, मुसलमानों के अंदर इनके प्रति क्या था, बहुत ही ज़्यादा घृणा फैल चुकी थी। यानी इन्हें क्या कर दिया कि लाल किला छोड़ दे और लाल किला छोड़ करके कहाँ चले जाए, जो कुतुब मीनार के पास जाए, वहाँ एक छोटे से जो निवास है वहाँ जाकर के निवास स्थान में रहें। और जो कैनिंग की घोषणा हमने पढ़ी थी कि बादशाह का पद समाप्त करना, कैनिंग ने 1856 में घोषणा करके क्या कहा कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी। अब वो क्या कहेंगे, सिर्फ राजा ही कहे जाएंगे, जबकि सम्राट तो साम्राज्य किसका, अंग्रेजों का। यानी जो अंग्रेज जो इंग्लैंड का शासक हो वही यहाँ का क्या कहलाएगा, जो शासक कहलाएगा। तो इससे क्या हुआ, मुसलमानों को रुष्ट कर लिया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने जो बड़े पुत्र को छोड़ करके जो छोटा पुत्र कोयास था उसको क्या कर लिया था, जो आगे जो नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। आदि ऐसे बहुत सारे कारण थे जिन कारणों से क्या हुआ था, इनको भारतीयों के विरुद्ध कर दिया था।
अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। अंग्रेज न्याय व्यवस्था और उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार और लूट खसोट से भी भारतीय क्या थे, असंतोष को बढ़ा दिया। तो अंग्रेज क्या करते थे, हर जगह भारतीयों को लूटा करते थे, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो चाहे अन्य कई व्यवस्था। तो इनसे चंगुल में आकर के भारतीय क्या थे, अपनी स्थिति को बद से बदतर करते जा रहे थे और इसी कारण उनमें असंतोष व्याप्त हुआ कि हमारे जो सारे दुख एवं दुख का कारण अंग्रेजी शासन व्यवस्था है। 1833 के चार्टर एक्ट में स्पष्ट उल्लेख था कि धर्म, जाति, रंग, वंश आदि के आधार पर सैनिक और असैनिक सेवाओं में, सार्वजनिक सेवाओं में बिना भेदभाव की नियुक्ति दी जाएगी, यानी बिना किसी भेदभाव के सबको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यानी हमेशा से अंग्रेजों ने क्या किया था, भेदभाव किया था। लेकिन अंग्रेजों ने इस नीति का क्या था, कभी पालन ही नहीं किया और उच्च पद हमेशा क्या रखे, अंग्रेजों के लिए ही सुरक्षित रखे। उन उच्च पदों पर कभी भी भारतीयों के लिए वो उच्च पद नहीं खोले। हालांकि 1861 में ऐसे कुछ जैसे भारतीयों को जो सिविल सेवा में लेने का कानून भी, हालांकि सॉरी वो तो बाद में बनाया जाएगा, इसमें नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या करते थे, वो भारतीय कितना भी बड़ा हो लेकिन उससे क्या था, एक सामान्य से अंग्रेज सैनिक के सामने क्या होगा, अपना सिर झुकाना पड़ेगा। अब देखेंगे आर्थिक कांड। बहुत सारे आर्थिक कांड, मुख्य रूप से अंग्रेज आर्थिक गतिविधियों से संबंधित ही वो भारत होकर आए थे। उनका प्रारंभिक उद्देश्य ही क्या था, भारत से व्यापार करना और अपनी जो आर्थिक स्थिति उसको क्या करना था, सुदृढ़ करना था। हालांकि बाद में जो भारतीयों की उन्होंने देखी, भारतीयों के जो फूट, इस फूट के कारण ही उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर अपना अधिकार बन गया और एक कंपनी, जो व्यापारिक कंपनी क्या बन गई थी, शासक बन गई थी। भारत में अंग्रेजी शासन का मूल उद्देश्य आर्थिक शोषण था। भारत का क्या करना था, आर्थिक शोषण करना। तो उन्होंने ऐसी आर्थिक नीतियाँ बनाई जिससे भारतीय क्या हो गए, कंगाल हो गए। इनके आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीयों में असंतोष की भावना पैदा कर दी और भारत की जो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, उस आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं थी, अंग्रेजों ने शोषण की नीति से उससे क्या कर दी, नष्ट कर दी। इसी कारण प्राचीन समय से ही भारत क्या था, इस जो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नीति कारण भारत का एक तरफा निर्यात होता था। इसी कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अंग्रेजों ने भू राजस्व की पद्धति में भी कृषकों के शोषण का आधार बनी थी, यानी इस पद्धति के द्वारा अंग्रेजों ने किसानों को जमींदारों के हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि बीच का जो मध्यस्थ वर्ग था, जो भू राजस्व वसूल करने के लिए अंग्रेजों ने उसे तो अपना बनाया, लेकिन जो किसानों को इन जमींदारों के हाल पर छोड़ दिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो किसका हुआ था, इस किसानों का ही नुकसान हुआ था। और भू राजस्व की अधिकता के साथ साथ में इसकी वसूली के लिए सेना का भी सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि इतना अधिक भू राजस्व भारतीय नहीं देते थे। तो इस कारण अंग्रेज क्या करते थे, सेना के द्वारा यानी बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से, अपमानजनक तरीके से क्या करते थे, इसे वसूल किया करते थे। भारत में निर्मित माल जो निर्यात किया जाता था उस पर क्या करते थे, अंग्रेज बहुत ही अधिक निर्यात करता, यानी इन्होंने भारतीय जो व्यापार है उस व्यापार को हतोत्साहित करने से भारत में निर्मित माल के ऊपर क्या करते थे, अधिकतर टैक्स लगाते थे, जबकि भारत के कच्चे माल जो पर कम निर्यात करता था, क्योंकि कच्चा माल अंग्रेजों को चाहिए था, वे अपने कारखानों के अंदर बेचते थे, उससे निर्मित माल क्या करता था, भारत आता था। इंग्लैंड से जो माल भारत आता था उस पर बहुत ही न्यून आयात कर लगता था। इस तरीके से क्या किया, उन्होंने भारतीय जो व्यापार थे, व्यापार को भी क्या हतोत्साहित किया। बाहर से कच्चा माल अपनी मनमाफी कीमत पर खरीदा और जबकि भारतीय माल पर क्या किया, टैक्स आदि बढ़ा करके उसको हतोत्साहित किया था। बाहर से निर्यात किए जाने वाला मलमल, सूती और रेशमी कपड़ों पर इंग्लैंड में 71% तक कर लिया जाता था और भारतीय कपड़ों के मुकाबले जब अंग्रेज कपड़े की मांग नहीं बढ़ा सके तो उन्होंने क्या कर दिया, भारतीय कपड़ों का आयात ही बंद कर दिया और इस नीति का परिणाम ये हुआ कि भारत का कपड़ा उद्योग क्या हो गया, नष्ट हो गया। यानी इस तरीके से जब कपड़ा उद्योग नष्ट हुआ तो क्या इससे जुड़े हुए लोग, यानी जिसमें कौन थे, किसान भी थे, दस्तकार भी थे, हस्तशिल्पी थे और इसके साथ साथ में सारी व्यवस्थाओं से और भी जो परंपरागत जमींदार और मुखिया, इन सभी को क्या किया, अंग्रेजों ने जो निर्धनता के मुंह के अंदर क्या कर लिया, धकेल दिया था। तो इन सभी से क्या हुआ, अंग्रेजों की जमीन, राजस्व जैसी नीतियाँ, कानून और प्रशासन की व्यवस्था, इन सभी से क्या हुआ, भारतीयों के अंदर असंतोष व्याप्त हुआ। अंग्रेजों ने औद्योगिक क्रांति के कारण भारतीय उद्योग और अंग्रेजों के जो व्यापारिक नीति से पहले से ही जर्जर थी, मशीनों से सज्जित अंग्रेजों के उद्योगों का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के विऔद्योगिकरण की शुरुआत की, यानी योजनाबद्ध तरीके से भारतीय उद्योग धंधों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था और अपने यहाँ जो निर्मित मशीनी माल से वो क्या करते थे, वो भारतीय जो हस्त उद्योगों से उससे क्या कर पड़ता था, माल सस्ता पड़ता था।
और इससे परिणाम स्वरूप हस्तकला उद्योग पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। और इससे क्या हो गए, कारीगर बेरोजगार हो गए, बस्तियां नष्ट हो गई और नगर क्या हो गए, उजाड़ हो गए। और इन सभी के सामने क्या हो गया, भूखमरी की समस्या पैदा हो गई थी। और इस भूखमरी की समस्या के कारण अंग्रेजों ने संकट के समय इनकी क्या की थी, कोई सहायता नहीं की थी। तो इन सभी बातों को लेकर के भारतीयों के अंदर क्या था, जो आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक ही था। और इसी आक्रोश का सामना अंग्रेजों को करना पड़ा था। कंपनी के समय भारतीय धन का लगातार क्या हुआ, निष्कासन हुआ। और ये धन कहाँ पर, इंग्लैंड, यानी बाहर से क्या था, धन का निष्कासन किया, यानी विभिन्न तरीकों से बाहर से धन निकाल करके इंग्लैंड ले जाने लगे। और इससे वहाँ से अंग्रेज अमीर और भारतीय निर्धन यानी क्या हो गए, गरीब बनते चले गए। इस प्रकार अंग्रेजों की विनाशकारी औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत के अंग्रेजों के भारतीयों में क्या था, अंग्रेजों के प्रति बहुत ही गहरा असंतोष था। ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, देखो अब गहरा असंतोष क्या, 2 पॉइंट आपको मैं और बताऊं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करी, उद्योगों को नष्ट करने के बाद जो भारतीय जो श्रमिक यानी मजदूर थे उनसे बलपूर्वक अधिक से अधिक कार्य करवाती थी और काम अधिक और उसके बदले पारिश्रमिक नहीं दिए जाते थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने जो भारतीय कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद कर दिए, भारत के अंदर जो खाद्यान्न वस्तु उनकी जगह क्या कर दी, कृषि का वाणिज्यकरण कर दिया और इंग्लैंड में अपने उद्योगों की पूर्ति के लिए कच्चा माल ही यहाँ उपजाने लगे। और इससे क्या हुआ, जो अंग्रेजों द्वारा जनित अकाल, सूखा और बाढ़ की स्थिति आ गई, जिसमें विशेषकर बंगाल प्रभावित हुआ था। और इस संकट की स्थिति में अंग्रेजों ने भारतीयों की कोई सहायता नहीं की, उन्हें अपने हाल पर ही उन्हें क्या कर लिया था, मरने के लिए छोड़ दिया था। तो इनसे जो निम्न वर्गीय किसान थे, मजदूर थे, उनके साथ साथ में राजाओं और नवाबों की स्थिति को भी अंग्रेजों ने बदहाल बना दिया था, क्योंकि व्यापार और आर्थिक नीतियाँ सभी अपने पक्ष में बना दी। इस कारण सबकी जो आय है वो कम हो गई थी और इनकी स्थिति धीरे धीरे दुर्बल होती जा रही थी। तो इन सभी कारण से भारत का जो प्रत्येक वर्ग है उसमें अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई और वो व्यापक जो आंदोलन शुरू हुआ तो उस आंदोलन के क्या हो गए, उस विद्रोह के ये सूत्रधार बन गए थे। अब देखेंगे हम इसमें सामाजिक कांड, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सामाजिक कांड जिसके कारण भी भारतीयों के अंदर क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना फैली। तो अंग्रेज जाति भेद की भावना से प्रेरित थे और भारतीयों को घृणा की दृष्टि से वो देखा करते थे, यानी भारतीयों के साथ में वो क्या करते थे, अमानुषिक व्यवहार करते थे और काले और गोरे का जो भेद है वो स्पष्ट रूप से अब दृष्टिगत आने लगा। वो अंग्रेज क्या थे, भारतीयों को अपना गुलाम समझते थे। तो भारतीयों के प्रति उनका ये व्यवहार काफ़ी अपमानजनक था। रेलवे की प्रथम श्रेणी में भारतीयों के लिए यात्रा वर्जित थी। वे अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार के सामाजिक उत्सवों में भाग नहीं ले सकते थे। यूरोपीय व्यवसायियों द्वारा संचालित जो होटल है, क्लबों में भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। उनके आगे एक बोर्ड टंगा होता था जिसमें लिखा होता था कि भारतीय क्या करते थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो इस तरीके से उनकी जो स्थिति उसको आप समझ सकते हो कि किस तरीके से वो भारतीयों के साथ में बद व्यवहार किया करते थे, यानी भारतीयों की तुलना उन्होंने कुत्तों के बराबर कर रखी थी। तो इस तरीके से जो सभी वर्ग थे भारत के वो इनसे अंग्रेजों से क्या थे, रुष्ट थे। अंग्रेजों की मनोवृत्ति का अनुमान आगरा के एक मजिस्ट्रेट के आदेश से लगाया जाता, जिसमें उसने कहा था कि प्रत्येक भारतीय को चाहे उसका पद कुछ भी हो, इस बात के लिए विवश, यानी वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो उसे विवश यानी मजबूर किया जाए कि वो सड़क पर चलने वाले हर अंग्रेज को क्या करे, सलाम करे। यदि भारतीय घोड़े या गाड़ी में सवार हो तो उसे नीचे उतरकर तब तक खड़े रहना चाहिए कि जब तक अंग्रेज वहाँ से निकल नहीं जाए, यानी अंग्रेज वहाँ से चाहे भारतीय पद और दृष्टि से कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे इसके लिए क्या करे, विवश करे कि वो जब तक खड़ा रहे जब तक कि अंग्रेज वहाँ से नहीं चले जाए। तो इस तरीके से क्या हो गए, सभी भारतीयों के अंदर क्या होगा, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या असंतोष व्याप्त हो गया था। पाश्चात्य शिक्षा नीति से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को क्या कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। उनकी शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था, शासन के लिए लिपिक प्राप्त करना और काले अंग्रेज इनकी मानसिकता है कि भारतीयों को मानसिक तरीके से क्या बना दिया जाए, गुलाम बना दिया जाए। जो उसकी इनका मानना था कि रंग रूप से तो वो क्या हो, भारतीय हो, लेकिन मानसिक रूप से वो क्या हो, अंग्रेज हो, यानी मानसिक रूप से गुलाम बनाना। स्थानीय लोगों में गुलामी की मानसिकता तैयार करने के लिए इतिहास का अपने अनुकूल लेखन करवाया। इसी कारण वर्तमान समय के अंदर जो इतिहास हमें पढ़ने को या सुनने को मिलता है वो हम वास्तविकता से परे हैं, क्योंकि देखो भारतीयों के साथ ही जो विद्रोह करने वाले भारतीय क्या उन्होंने
विद्रोह के समय कोई लिखने का उन्हें समय नहीं मिला और नहीं इसका वो लिखने का कोई प्रयास ये करते थे। इस कारण उसकी वास्तविक स्थिति हमारे सामने नहीं आई, जबकि अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से बाद में इस इतिहास को लिखने का कार्य किया और जिसे हम वर्तमान समय के अंदर हम पढ़ रहे हैं। आर्य आक्रमण, मूल निवासी, आर्य द्रविड़ जैसे भेद अंग्रेजों ने यानी जो फूट डालो राज करो की नीति से, हालांकि वो बाद में शुरू करें, इससे पहले भी भारतीयों को तोड़ने और आपस में लड़ाने का कार्य किया। इन सब बातों से क्या हुआ, भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हुई थी, तीव्र जो प्रतिक्रिया वो उत्पन्न हुई थी, यानी असंतोष अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के अंदर व्याप्त हुआ। तो हम कुल मिलाकर के इसमें ये कह सकते थे कि समाज में जो अंग्रेजों के प्रति वो अपेक्षा की भावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उनके रहन सहन, अन्य व्यवहार, उद्योग आविष्कार से भारतीय जो शासकों की सामाजिक मान्यताओं और अंग्रेजों की मान्यताओं में क्या होता था, विभेद होता था। और जिससे क्या होता था, अपने जो सामाजिक जीवन में भारतीयों ने अंग्रेजों के प्रभाव को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, जबकि अंग्रेज बार बार भारतीय जो सामाजिक ताने बाने में क्या करते थे, हस्तक्षेप करते थे। इसके लिए विभिन्न उन्होंने सुधार के, जैसे सती प्रथा आदि के अंदर जो सुधार करने का भी प्रयास किया था। इसके अलावा अंग्रेजों के अंदर जो जाति के, जो हमने ऊपर हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर आप देख सकते हो किस तरह की उनकी भावना थी। अंग्रेज अपनी जो जातीय दृष्टि से अपने को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीय को क्या करते थे, हीन समझते थे। इन तरीके की जो भावना थी, उस भावना के कारण भारतीयों के अंदर क्या था, गुस्सा था। देखो इसमें क्या थे, अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारतीयों को निग्गर कह करके या सुअर कह करके पुकारते, ऐसा ही सैनिकों को भी ऐसा ही वो कहा करते थे। इन सभी बातों से क्या करते थे, भारतीयों के दिलों के अंदर अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना फैल चुकी थी। धार्मिक कारण, तो धार्मिक कारण के अंदर क्या थे कि हिंदू उत्तराधिकार नियम अनुसार कोई भी मतांतर यानी धर्म परिवर्तन करने वाला, यानी हिंदू से क्या बन जाएगा, अगर कोई मुसलमान धर्म कर लेगा स्वीकार या ईसाई धर्म कर लेगा, कोई भी धर्म स्वीकार कर लेगा, तो पैतृक संपत्ति से क्या हो जाता था, वो वंचित हो जाता था। लेकिन अंग्रेजों द्वारा पैतृक संपत्ति संबंधी कानून कब बनाया गया था, 1850 में अंग्रेजों ने एक पैतृक संपत्ति संबंधी कानून बनाया था, जिसमें अब ईसाई बनने पर पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी अब जैसा उसे पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा जैसा उसे पैतृक संपत्ति के अंदर अधिकार मिलेगा, वैसा ही अधिकार अब भी उसे प्राप्त होगा। इस तरह हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बनने वालों को अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता था, प्रोत्साहित किया जाता। ईसाई मिशनरियों द्वारा आर्थिक प्रलोभन दिया जाता, यानी धन का लोभ दिया जाता या पद का लोभ दिया जाता था। अन्य उपायों से भी मतांतर का नियोजित अभियान चलाया गया और जिन्हें राजकीय यानी सरकार की तरफ से इन्हें क्या करती थी, सहायता मिलती थी। जो आगे हम देखेंगे 1813 के अधिनियम के बाद से इनकी गतिविधियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो इन जो अंग्रेज़ों के जो या कैसे ब्रिटिशों के इन जो हस्तक्षेप से हिंदुओं को लगा कि उनका क्या है, दर खतरे में। जो व्यक्ति ईसाई मत को स्वीकार कर लेता था, उन्हें अन्य सुविधाओं के साथ में राजकीय सेवा का भी अवसर, यानी अगर वो ईसाई बन जाता था, उनके राजकीय सेवा में लिया जाता था। उन पर अगर कोई मुकदमा आदि चल रहा था तो वो वापस ले लिया जाता था। अगर वो कैद में होता था तो उसे मुक्त कर दिया जाता था। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों को ही अपने मतों का क्या, यानी अपने धर्म के प्रति खतरा उत्पन्न होने लगा। ईसाई पादरियों का 1813 का अधिनियम के द्वारा भारत में मजहबी प्रचार यानी धार्मिक प्रचार की क्या हो गई थी, इस कंपनी को छूट मिल गई थी। इससे मत प्रचार के उद्देश्य से न केवल विद्यालयों की स्थापना की, वरन सेनाओं में भी क्या करने लगी, नियुक्ति होने लगी और ईसाई साहित्य का प्रचार क्या होने लगा, सैनिक छावनियों के अंदर भी होने लगा था। तो इसके लिए क्या करते थे, बात ऐसी थी कि इन्होंने जो ईसाई मिशनरियाँ थी, उन्होंने अपनी गतिविधियों के लिए हर जगह चले, जैसे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे जेल हो, चाहे बाजार, सब जगह ये अपनी गतिविधियों को संचालित करते थे। इसके लिए क्या करते थे, ईसाई मिशनरी के लोगों को ईसाई बनाने के लिए हिंदू धर्म और इस्लाम पर क्या करते थे, सार्वजनिक रूप से तीखा और भोंडा प्रचार करते थे। वे जनता की पुरानी और प्रिय परंपराओं और मान्यताओं की खुलकर हंसी मजाक उड़ाते थे, उनकी क्या करते थे, निंदा करते थे। इसके लिए उन्हें सरकारी क्या था, संरक्षण प्रदान करता। तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को इनके ईसाइयों के विरुद्ध घृणा फैल गई, सरकार के विरुद्ध घृणा फैल गई कि वो हमारे धर्म को क्या करने थे, नष्ट करने पर तुले हुए। और जब इन्होंने क्या कर दिया, सचमुच में ही धर्म परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया, तो इससे क्या हुए, भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उन्होंने अंदर ही अंदर उनके अंग्रेजों के प्रति क्या हो गई थी, घृणा की भावना फैल गई थी। सरकार के कुछ और भी काम थे जिनके द्वारा भी भारतीयों को क्या करते थे, घृणा की भावना फैली हुई थी।
जिसमें ये सरकारी खर्च पर क्या करते थे, सेना के अंदर जो पादरी या ईसाई धर्म के उपदेशक रखे जाते थे, जो हमेशा ही नागरिकों और सेना के अधिकारियों के बीच में भी क्या करते थे, इनका प्रचार करते थे। और जो अंग्रेज सैनिक अधिकारी होते थे वो भी इस मिशनरी के जो धर्म के प्रचार को प्रोत्साहन देते थे और संघ भी इसके अंदर अपना योगदान देते थे। तो इसके लिए जो चाहे सरकारी स्कूल हो, जेल हो, चाहे ईसाई जो ये सैनिक छावनी, सब जगह ईसाई धर्म की जो शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। और इस शिक्षा के प्रचार को अंग्रेज अपना क्या करते थे, धार्मिक कर्तव्य मानते थे। आप एक जो मकतब है वो भी देख लीजिए, इससे बाद में ऊपर वाला देखें। कंपनी के जो निदेशक मंडल का प्रधान था मैकलिस, उसने इंग्लैंड का जो संसद का हाउस ऑफ कॉमन्स था सदन, उसमें वक्तव्य दिया का गॉड ने ईसाई हिंदुस्तान का जो विशाल साम्राज्य वो इंग्लैंड को इसलिए सौंपा ताकि ईसाई धर्म का झंडा हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक सफलतापूर्वक लहराता रहे। तो इस बात से आप समझ सकते हो कि उनकी धार्मिक भावना क्या थी। तो इससे जो लोगों की रूढ़िवादी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं उन मानवतावादी उपायों के कारण भड़क उठी, जो अंग्रेजों ने बाद में सुधार के लिए भी क्या किए थे, प्रयास किए थे। इसके अलावा जो भारत में मंदिरों और मस्जिदों की संपत्ति अब तक कर से क्या रही थी, मुक्त, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर क्या लगा दिया था, कर लगा दिया। अब चाहे काफ़ी समय से भारत के अंदर विदेशी आक्रमण होते रहे और कई विदेशी शक्तियाँ आई जिन्होंने भारत पर क्या किया, शासन किया, लेकिन उन्होंने कभी भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने कभी भी भारतीय जो शासकों ने मंदिर या मस्जिदों से जुड़ी जो भी ज़मीनें थी उन पर और पुजारियों और सेवा संस्थाओं पर क्या हुआ, कभी कर नहीं लगाया, उनसे कर से मुक्त रखा। लेकिन जब अंग्रेजों ने इनसे कर वसूल करना प्रारंभ किया तो यहाँ इनसे जुड़े हुए लोगों की धार्मिक भावनाओं को क्या हुई, चोट पहुंची और इन जमीनों पर निर्भर जो ब्राह्मण और मुस्लिम परिवार हैं उनमें गुस्सा का उबाल उठ खड़ा हुआ और वो लोगों के अंदर प्रचार करने लगे कि अंग्रेज हमारा क्या कर रहे हैं, धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं, हमारा धर्म नष्ट करने हुए तुले हुए। तो ऐसी घटनाओं से भारतीयों के मन में शंका होना स्वाभाविक था कि अंग्रेज भारतीय धर्म और संस्कृति को नष्ट। अब अगला नेक्स्ट जो कारण है वो सैनिक कारण हम देखेंगे। तो 1857 की क्रांति से पूर्व भी भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या की थी, बगावत की थी, जिसके बारे में आपको पूर्व में बता चुका हूँ, इसलिए इसका मैं डिटेल यहाँ नहीं करूँगा। इस अध्याय के प्रारंभ में इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा ही हम देखेंगे। जैसे बंगाल में 1764 का सिपाही विद्रोह, 1806 का वेलूर में विद्रोह, 1824 का बैरकपुर के सैनिकों द्वारा समुद्री मार्ग से ब्रह्मा जाने से इनकार और 1844 में बिना अतिरिक्त भत्ते के सिंध जाने से इनकार। यानी जो 1844 के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया था, जो भारतीय सैनिकों को कहाँ, सिंध आदि क्षेत्र में जब भेजा गया, सिंध और पंजाब के क्षेत्र में, तो यहाँ पर पहले इसके लिए क्या किया जाता था, भत्ता प्रदान किया जाता था, लेकिन अब वेतन और जो भत्ता था उसको देने के इनकार कर दिया। इस कारण जो 7 बटालियन थी उन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। 1849 में 22वीं एनआई, 1850 में 66वीं एनआई और 1852 में 38वीं एनआई ने इसी तरीके की मामलों को लेकर के क्या कर दिया था, विद्रोह कर लिया था। तो इन सभी मामलों से सेना में भी क्या हुआ था, असंतोष व्याप्त हो गया था। अफगान युद्ध जो 1839 से लगाकर 1842 ईस्वी तक चला था, इसमें अंग्रेजों की पराजय का सामना करना पड़ा और पंजाब के संघर्ष से भी अंग्रेजों को बहुत ही बड़ा नुकसान। और जो इस अफगान युद्ध से जो भारतीय सैनिक वापस आए तो उसमें भारतीय जो जाति से उन्हें क्या कर दिया गया था, बहिष्कार कर दिया, यानी भारतीय जाति व्यवस्था के अंदर उनको स्वीकार नहीं किया गया था। इन बातों से भी क्या हो गया, भारतीयों के अंदर गुस्सा फैल गया और वहाँ की जो सेना थी अफगानिस्तान में भेजी गई, वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने भी असंतोष जब फैला धर्म के मामले में, तो एक मुसलमान और एक हिंदू सूबेदार को क्या मार दी गई थी, गोली मार दी गई थी। तो इस तरीके से जो सिपाहियों के अंदर भी असंतोष व्याप्त हो चुका था। जो सैनिक थे, सेना के जो सैनिक थे, उन्हें क्या अंग्रेजों की तुलना में भारतीय सैनिकों की संख्या में लगातार क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। 1856 में भारतीय सेना में 2,33,000 भारतीय सैनिक थे, जबकि 45,322 यूरोपीय सैनिक थे। यानी इस समय जो सेना का अनुपात 5:1 था, यानी 5 भारतीय सिपाहियों पर 1 अंग्रेज सिपाही हुआ करता था। और क्रीमिया युद्ध में भी अंग्रेजों की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। इन पराजय से भी अंग्रेजों के जो अजय होने का वो भ्रम है वो क्या हो गया था, टूट गया था। तो इन सभी बातों से जो क्या हुआ था, सैनिकों के अंदर अंग्रेजों के प्रति क्या हो गया था, घृणा की भावना और असंतोष व्याप्त हो गया था।
अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय से भी क्या हो गया था, बंगाल की सेना के अंदर जो तीव्र आक्रोश व असंतोष को उत्पन्न हुआ, क्योंकि बंगाल की जो सेना के जो सैनिक थे उसमें अवध के सैनिकों की संख्या बड़ी संख्या, यानी इस समय जो अंग्रेजों की जो सैन्य टुकड़ी थी उसमें लगभग 75,000 जो सैनिक थे। वो कितने थे, वो सिर्फ 75,000 सैनिक जो अवध से ही आते थे। तो इन सभी बातों से क्या हो गया, इनके अंदर जो विद्रोह फैल गया था। वेतन भत्ते पदोन्नति के संदर्भ में भी भारतीय सैनिकों के साथ में बहुत ही भेदभाव किया जाता था उनकी अपेक्षा, यानी कितना भी कर ले भारतीय सैनिक, कितनी भी योग्यता दिखा दे, वो अधिक से अधिक उसको सूबेदार पद तक, जिसका 60 से 70 रुपये वेतन होता था, यानी सूबेदार के पद तक ही वो पहुंच सकता था। भारतीय जो साधारण सैनिक थे उसको क्या किया जाता था, 9 रुपये मासिक वेतन, जबकि यूरोपीय साधारण सैनिक को 60 से 70 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था। इसके अलावा पदोन्नति आदि सभी मामलों में भारतीयों के साथ में क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पास किया गया, जिससे अब भारतीय सैनिकों को बाहर से बाहर समुद्र पार करके आवश्यकता अनुसार भेजा जाएगा, जहाँ भी भेजा जाएगा वहाँ जाना। तो इस समय क्या थी, भारतीयों में धार्मिक मान्यता थी कि समुद्री यात्रा करना उसके धर्म के विरुद्ध थे। इस कारण भारतीय क्या थे, समुद्री यात्रा नहीं किया करते थे। और जब इस अधिनियम के द्वारा उन्हें क्या किया गया था, अब मजबूर किया गया कि उन्हें कैसा भी हो, उन्हें जो समुद्री पार की जो यात्राएं हैं वो यात्राएं करनी पड़ेगी। तो इन बातों से भारतीयों के अंदर जो अपनी धार्मिक भावना उन पर चोट पहुंची थी, क्योंकि भारतीय समुद्री यात्रा को क्या मानते थे, पाप मानते थे, और उन्हें जाति बाहर होने का भी डर था। इसी प्रकार 1854 ईस्वी के अंदर जो डाकघर अधिनियम के द्वारा जो सैनिकों को मिल रही निःशुल्क डाक की सुविधा को भी समाप्त करी, यानी अब उन्हें अगर डाक भेजने तो उसके क्या करने पड़ेंगे, इसके लिए उन्हें अपने पैसे देने पड़ेंगे। इन सब बातों से भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध की क्या थी, विद्रोह की भावना बढ़ चुकी थी, यानी उनके विरुद्ध विद्रोह की भावना आ चुकी थी। उसे केवल एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी क्या, चर्बी वाले कारतूसों ने प्रदान कर दी थी। और इस चर्बी वाले कारतूसों की घटना के बाद में क्या हुआ गया था, ये विद्रोह भारत के अंदर बड़े पैमाने पर फैल चुका था। तो अंग्रेजों ने यानी किसी भी वर्ग को क्या कसम जो पीछे नहीं छोड़ा था। और सिपाहियों के साथ इसके अलावा जो दुर्व्यवहार है वो अंग्रेज दुर्व्यवहार भी किया करते थे। इन दुर्व्यवहार से भी अधिकारियों और सिपाहियों के बीच के जो भेदभाव है उसकी खाई को बहुत ही ज़्यादा छोड़ा कर दिया था। अंग्रेज इन सिपाहियों को क्या करते थे, निग्गर और सुअर जैसा कह करके पुकारा करते थे, और यहाँ तक कि वो क्या करते थे, इन भारतीय सिपाहियों को हीन प्राणी मानकर उनके साथ में दुर्व्यवहार करते थे। हमेशा उन्हें डांटते फटकारते रहते थे, उन्हें कम पैसा आदि सारी उनका जो खान पान होता था वो भी अच्छा नहीं होता था, उसके साथ में अंग्रेज बुरे तरीके का व्यवहार करते थे। ये सारी बातें थी। इन बातों से भारतीय जो सैनिक है उन सैनिकों को स्वाभाविक तरीके से अंग्रेजों के प्रति क्या था, असंतोष व्याप्त कर दिया था। अब देखेंगे तत्कालीन काल। 1856 में भारत सरकार ने पुरानी जो लोहे की जो बंदूक थी ब्राउन बेस, उसके स्थान पर जो नई एनफील्ड राइफल लाई थी, जो क्या थी पहले के मुकाबले अच्छी थी, उसका प्रयोग करने का नहीं। इस नई एनफील्ड राइफल के ऊपरी भाग को मुंह से, यानी उसके ऊपरी भाग में जो कागज का कवर लगा होता था, जिसके अंदर क्या थी, गाय और सुअर की क्या थी, चर्बी लगी हुई थी। इस चर्बी के कारण इससे सैनिकों को क्या था, अपने मुंह से काटना पड़ता था। इस मुंह से काटने के कारण उन्हें अपना धर्म भ्रष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। तो इस कारण सैनिकों के अंदर ये बात घर कही गई कि अंग्रेज अब क्या करते थे, हमारा धर्म ही भ्रष्ट करना चाहते थे। जनवरी 1857 के बंगाल की सेना में ये बात फैल गई कि नई एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी, जबकि मुसलमानों के लिए क्या था, सुअर निश्चित था, यानी मुसलमान सुअर को पवित्र मानते थे। कारतूसों में चर्बी होने की जांच भी की गई, और जांच में जैसे 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इस जांच को क्या किया था, पुष्ट भी किया था। उनके जांच के अंदर ये बात पुष्ट भी की, जिसमें थे जॉन केई और जो लॉर्ड रॉबर्टसन ने भी इस सत्य को क्या कर दिया था, स्वीकार कर दिया था। तो इस घटना से क्या हो गया था, भारतीय सैनिकों के अंदर असंतोष व्याप्त हो गया। इससे सैनिक क्या हो गए, भड़क उठे और अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश फैल गया, और उनकी ये धारणा बन गई कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों को धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए। और चर्बी वाले कारतूसों की घटना ने विद्रोह की चिंगारी सुलगाई, यानी इसमें आग लगा दी, इसमें तिल्ली का काम किया था। इससे जो धमाका हुआ उससे अंग्रेजों की जो साम्राज्यिक सीमा वो भारतीयों के अंदर हिला दी, यानी अब बगावत का जो समय
आ चुका था और इसी के साथ भारतीयों ने बगावत की शुरुआत कर दी थी। तो ये थे हमारे कांड जिसको विस्तार रूप से हमने पढ़ा। इससे नेक्स्ट हम देखेंगे जो क्रांति का विस्तार एवं इसके प्रमुख नायक।